हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर है, गणित का प्रश्न पत्र, उसको देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ना ही बहुत आसान आया था और ना ही बहुत कठिन आया था। तो उसी प्रश्न पत्र को लेकर मैं आया हूं आप लोगों के बीच में, इसको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप लोग अपने पेपर से अपना आंसर मैच करा सकें और यह निश्चित कर सकें कि आप लोग अपने पेपर में कितना अंक हासिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान है, ठीक है, तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा निम्न में से क्या होगी? क्या बड़ी होगी, बराबर, छोटी या फिर विपरीत? देखिए, जब कभी भी आप त्रिभुज का निर्माण करते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, तो आप इसमें देखेंगे कि ये वाला जो कोण होगा, ये कोण सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा कोण ये होगा और सबसे बड़ा कोण ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि जिसका मुंह जितना खुला होता है कोण उतना अधिक होता है। तो आप देखेंगे कि जो छोटा कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है वो सबसे छोटी है, जो बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा बड़ी है और जो सबसे बड़ा है कोण उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी है। इसीलिए क्या कहेंगे? तो छोटे कोण के सामने वाली भुजा सदैव छोटी होती है। जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 पे टिक किया होगा, जिन्होंने तीसरा ऑप्शन आंसर किया होगा, उनका बिल्कुल 1 नंबर पक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, योग का तत्समक अवयव है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार सॉल्व कराया था, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? तो योग का तत्समक अवयव 0 होता है। किसी भी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि उसके योगफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वह उस संख्या का योगात्मक तत्समक अवयव कहलाता है। यानी इसका जो आंसर होगा वह भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, 5xy² में x का गुणांक बताइए। क्वेश्चन था 5xy² यानी 5xy² में x का गुणांक बताना है। किसका? x का। यानी इस x में किससे गुणा हुआ है? तो एक तो 5 है और दूसरा y²। अगर इसको विस्तारित करके लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, तो किनका गुणा? 5 और यहाँ पे y² यानी 5y²। ऑप्शन में आपके 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। अच्छा, योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिनका योग क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो जैसे 5 में हम क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? तो 5 में -5 जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 6 है, तो 6 में क्या जुड़ेगा? तो -6 जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a का योगात्मक प्रतिलोम या x का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसका गुणा हो रहा है? माइनस का, और हमेशा एक साथ में होता है, तो इसीलिए इसमें अगर गुणा किया जाए -1 का तो ये क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 6/5। अब देखिए इसको ध्यान से, इसको देख के आप आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन था 6/-5, -7/6 और -7/-6 में कौन सी संख्या बड़ी है? थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं। आप अगर देखें तो यहाँ माइनस और माइनस हर में भी है, अंश में भी है। जब कभी भी ऋणात्मक चिन्ह अंश और हर में होते हैं तो वह कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा? तो 6/-5 -7/6 और 7/6 बचा। आप सभी को पता होगा कि जो धनात्मक संख्या होती है वह किसी भी ऋणात्मक संख्याओं से सदैव बड़ी होती है। तो हमसे पूछा भी यही गया था कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। आप तुरंत आंसर टिक करते ऑप्शन नंबर 3।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नंबर गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए प्रयास रहे कि आपका ऑब्जेक्टिव गलत ना हो, क्योंकि ये कम समय में आपको अधिक अंक प्रदान करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने बहुत मजेदार आंसर किया है। एक बच्चे ने बताया कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर नहीं पता था, तो मैंने एक जगह ऑप्शन 3 को करेक्ट किया और दूसरे पेज पर उस ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट किया है, तो सर उसमें मेरा क्या होगा, क्या उसमें मुझे नंबर मिलेगा या फिर नहीं। तो मैंने उसे बताया कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, ये गलत है। फिर भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो आपका भला चाहेगा तो वो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि एक जगह आपने आंसर सही दिया है। क्योंकि कापियां हमेशा बच्चों के हित में चेक की जाती हैं, हमेशा ध्यान रखा जाता है जो उसने सही लिखा है, सही उत्तर दिया है, उसे ही कंसीडर किया जाए। तो इस प्रकार ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न को। तो आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न था, देखिए प्रश्न बहुत ही आसान थे, इसमें भी अति लघुत्तरीय में भी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे प्रश्न संख्या 6 है, 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करें। तो आप सभी को पता है कि 1 घन मीटर कैसे लिखते हैं, घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, मीटर का क्यूब, यही तो होता है घन मीटर। अब इसको सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में बदलना है, तो देखिए मीटर की जगह पे हम लोग 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप सभी को पता है कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, यही पूछा गया है। अब जब क्यूब होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, बस ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा अगर आपने इस तरह सॉल्व किया है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, रटा रटाया प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है और मैंने इंपॉर्टेंट में इसको सॉल्व भी कराया है। तो क्या करते थे, देखिए एक बड़ा वर्ग है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये बड़ा वर्ग कितना सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का है। अब इसमें हमें छोटे छोटे वर्ग काटने हैं, कितने सेंटीमीटर के, तो 5-5 सेंटीमीटर के। कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, इसका एक ही तरीका था। सबसे पहले बड़े वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको हम निकालते थे। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर, तो जब 25 का स्क्वायर करते तो 625, और छोटे वाले का जब हम क्षेत्रफल निकालते तो ये कितना आ जाता, 25 आ जाता। जब 625 को 25 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 25 आ जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंकड़ों की टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता हमेशा पूछा गया है, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न में चाहे लघुत्तरीय प्रश्नों में। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले 5, फिर 6 के बाद 8 2 बार है तो 2 बार लिख लिया। उसके बाद 5 भी 2 बार है तो 5 भी 2 बार लिखे, 5 2 बार हो गया, 6 1 बार, 8 2 बार, और फिर है 13, 8 3 बार है, सॉरी 8 3 बार है, और 13 है 2 बार। यह सही लिखा या नहीं इसकी जांच करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कैसे बनाते हैं टैली चिन्ह, तो ऐसे 3 लाइन 4 लाइन खींचते थे, ऐसे एक बॉक्स बनाते थे, फिर इसमें लिखते थे आंकड़ा, यहाँ पे आंकड़ा आ जाता था, यहाँ पे बारंबारता यानी संख्याएं कितनी बार आई हैं, और ये हो जाता था आपका टैली चिन्ह। जैसे 5 है तो 5 की बारंबारता कितनी है, तो 2 बार आई है तो इसकी बारंबारता 2, और टैली चिन्ह यानी ऐसे 2 लाइन खींचते थे। उसके बाद 6 है 1 बार, तो
तो यहाँ एक लाइन खींची जाएगी। 8 3 बार है, यहाँ 3 लिखेंगे, 1 2 3 लाइन खींची जाएगी। 13 2 बार है तो यहाँ पे 2 लाइन खींची जाएगी। ये बहुत आसान दिया गया था, क्योंकि जब 5 बार कोई संख्याएं होती थी तो हम 1 2 3 4 और 5वीं बार में ऐसे ये लाइन खींच देते थे, कट कर देते थे। अगर फिर 6 है तो हम दूसरा यहाँ 1 बनाते थे, इस प्रकार होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब 9 में देखिए क्या करना था, इसमें सॉल्व करना था। सरल करने का मतलब होता है कि सिर्फ जोड़ना घटाना है, गुणा या भाग करना है। तो इसमें देखिए कहीं गुणा और भाग का चिन्ह है नहीं, सिर्फ जोड़ और घटाव है। तो जुड़ेंगे और घटेंगे कौन, जो सजातीय पद होंगे। सजातीय पद और विजातीय पद भी मैंने आपको पढ़ाया था। सजातीय कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिए 5x²। अब x² वाले पद कहाँ हैं, एक ये है, तो लिख लीजिए एक साथ। सॉल्व करने का यही तरीका है कि 5x² फिर -7x², यानी सजातीय को एक तरफ लिखा जाए। फिर xy है, यहाँ xy है और यहाँ इन तीनों को एक साथ लिख लो, तो 7xy प्लस 3xy माइनस 2xy। चलिए ये भी लिख लिया। उसके बाद z वाला देखिए तो प्लस 8z माइनस 6z, और ये जो है अचर राशि, ये सिंगल है तो इसको ऐसे लिख दिया गया। अब इसको जोड़िए, देखिए ये घट जाएगा क्योंकि चिन्ह विपरीत है, तो ये -2x² हो गया। ये जुड़ जाएगा, चिन्ह समान है, तो 10xy हो गया। अब 10xy ये हो गया, और ये भी तो सजातीय पद है, यहाँ भी xy वाला टर्म है, तो 10 में से जब 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8xy हो गया। फिर ये भी घट जाएगा, ये घट के हो जाएगा 8z में से 6z जब जाएगा तो कितना बचेगा, 2z, और चिन्ह लगता है हमेशा बड़े वाले का, तो ये 8 बड़ा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। -10 ऐसे लिख दीजिए, -10 ऐसे लिख दिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, परमेय संख्या की परिभाषा लिखिए, यानी परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके किंतु q का मान 0 ना हो, तो वे सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। p/q यानी ऐसे लिखा जा सके। अब p की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, मान लीजिए 5 है और q के जगह पे 6 लिख दिया तो भी एक परमेय संख्या है। क्या एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि एक किसी भी संख्या के हर में हमेशा 1 लिखा होता है। बस यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी संख्या के हर में अगर 0 है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि a⁵ b - a इंटू b की पावर 5 है। इसको गुणनखंड करना था, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब इसमें जिसको फॉर्मूला आता होगा a² - b² का, वही सॉल्व कर पाया होगा। देखिए a की पावर 5 है इंटू b माइनस a इंटू b की पावर 5 कैसे होगा, इसमें कैसे a² - b² लगेगा। तो इसमें सबसे पहले जो आपको कॉमन दिख रहा है वो आप कॉमन ले लीजिए। इन प्रकार के प्रश्नों में जब आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। तो कॉमन क्या हो गया, ab, यानी यहाँ से एक b a चला गया तो a की पावर 5 था, 1 गया तो a की पावर 4 बचा। b 1 था, 1 चला गया, यहाँ b नहीं बचा, फिर माइनस लगा दीजिए। यहाँ a अकेला था, निकल गया बाहर, b की पावर 5 है तो b की पावर 4 बच जाएगा, क्योंकि b यहाँ से भी आउट हो गया। अब देखिए ab इंटू, अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं a² की पावर a², ठीक, माइनस b² की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, तो a² - b² का फार्मूला बनेगा, यानी एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो a की जगह पे a² है, बस इतना आपको ध्यान रखना था। तो ये a² - b² होगा और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि a b हमने कॉमन लिया था। अच्छा देखिए ये तो पूरा फॉर्मूला ही बन गया। अगर इसका और विस्तार किया जाए तो ab और इसको लिखेंगे a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b लिख सकते हैं ना, और ये है a² + b²। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने इतना सॉल्व किया है उनको पूरा नंबर मिलने का अधिकार है।
इस प्रकार ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ, जो कि 11 नंबर तक था। अब आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे आसान प्रश्न आपके इस लघुत्तरीय प्रश्नों में से कोई नहीं है। तो क्या है प्रश्न कि समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, यानी कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो कितना है ये 18। अच्छा, एक भुजा निकाला जाए तो क्यों एक भुजा निकालेंगे, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे एक भुजा का स्क्वायर। हम इसीलिए हमें चाहिए एक भुजा। तो 3 भुजा 18 है, 3 से भाग कर दीजिए तो 3 6 18, यानी एक भुजा कितनी 6। तो हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा की जगह पे रखिए 6 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी √3/4 गुणे 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 3 त्रिक 9, यानी 9√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न है, यहीं पे समझ लेते हैं कि एक भिन्न है, तो भिन्न मान लीजिए x है बटे x। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि इसका जो हर है इसके अंश से एक अधिक है। हर ये है तो एक अधिक है अंश से, चलिए कर दिया। आगे है कि अंश और हर दोनों में एक घटाने पर इसमें भी एक घटाइए, इसमें भी एक घटाइए, तो जो हमें भिन्न का मान प्राप्त होता है वो कितना 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये इससे कट जाएगा, अंश में क्या बचा x-1 और हर में x बचा 1/2। अब क्या होता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का गुणा हो जाएगा किसमें x-1 में, और x का गुणा हो जाएगा इधर 1 में। इसका गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x-2 और ये हो जाएगा x। पक्षांतर जब करेंगे तो x इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 2x और ये इधर आ जाएगा -x, और ये माइनस का 2 है उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए x 2x में से 1x घटा तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या बताना था, हमको बताना था कि भिन्न। तो स्टार्टिंग में भिन्न क्या थी, तो x/x+1 यही तो था कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो यही हमने माना था। चूंकि यहाँ पे x का मान हमें मिल गया है तो x का मान रख देंगे, x की जगह पे 2, और यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था आपको, देखिए x+1/x दिया गया है और हमको लाना क्या है, स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो भैया x+1/x बराबर कितना है 3, और हमको चाहिए x का स्क्वायर। तो हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ प्राप्त हो गया। इसके बाद फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab। तो 2 × a की जगह x और b की जगह 1/x। इधर बराबर है, जब 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये x इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो चाहिए x² + 1/x², और 2 हमको चाहिए नहीं तो हम 2 भेजेंगे बराबर के उस पार। तो यहाँ 9 पहले से लिखा है, 2 इधर आएगा जो कि माइनस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, हम देखते हैं कि x² + 1/x² बराबर आ गया कितना 7। और हमसे यही तो पूछा गया था, इसी का मान तो पूछा गया था। तो कितना आ गया 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ आपके 2 नंबर के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दी गई है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात करना है। किसमें? घन मीटर में। समय बचाने के लिए सबसे पहले आप सेंटीमीटर में जो दिया गया है उसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमें आंसर भी मीटर में लाना है। तो देखिए 80 मीटर है, 100 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.8 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई क्या हो जाएगी? 0.4 मीटर और ऊंचाई ये देखिए ये हो जाएगा 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी 1.2 मीटर। ये सब मीटर में हो गया। अब घनाभ का आयतन पूछा गया है। किसका? घनाभ का आयतन तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप सभी ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्या करना था? सबका आपस में गुणा करना था। तो ये हो जाएगा 0.8 और ये 0.4 और ये 1.2। इनका गुणा कर दीजिए तो 12 चौक 48, ये हो जाएगा 48 और इसमें हो जाएगा 8 का गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 384। अब दशमलव कितने अंक के पहले? 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 0.384 मीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगा, आसान प्रश्न था, बस आपको गुणा ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इसमें आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हम लोग पद देखेंगे, पदों की संख्या देखेंगे। जब सम होता है तो दूसरा फार्मूला और जब विषम होता है तो दूसरा फार्मूला लगाना होता है। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने पर आप पेपर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में जब लिखते तो हमें क्या प्राप्त होता? सबसे पहले छोटी संख्या यानी कि 4। 4 से बड़ी कौन है? तो 5 है। 5 से बड़ी क्या 6 है? नहीं। फिर 7 है, ऐसे ध्यान से। 8 नहीं है, फिर 9 है, फिर 10, 11, 12। उसके बाद 12 के बाद न 13 है न 14 है, फिर 15 है और फिर है 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पदों की संख्या n बराबर 9। और 9 है क्या? एक विषम संख्या। विषम संख्या के लिए हमेशा फार्मूला लगता है माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान। पद का मान अब देखिए n की जगह पे रखेंगे 9 प्लस 1/2 करेंगे वें पद का मान। तो 9 प्लस 1 यानी 10 और 10/2 यानी कि 5वें पद का मान। अच्छा, ये वें पद का मान क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 5वें पद पे कौन है? तो 5वें पद पे 1 2 3 4 5 10 है, इसीलिए उत्तर हमारा 10 होगा, ना कि 5। तो माध्यिका क्या निकल के आएगी? 10 निकल के आएगी। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं? अच्छा, उत्तर की जांच माध्यिका में करने पर क्या मिलता है? 4। माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में हो। तो देखिए 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, जो बीच में आया कौन? 10, यही माध्यिका। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 17 है, अच्छा प्रश्न था। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि ABC और PQR में AB है 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले 2 त्रिभुज दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ABC और PQR। तो ABC में AB कितना है? 3.5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। BC है 7.1, यहाँ पे लिख दिया। AC है 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया। और PQR में देखिए PQ है 7.1, QR है 5 सेंटीमीटर और PR है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। बताइए क्या त्रिभुज सर्वांग सम है या फिर नहीं? सर्वांग सम और समरूप ये दोनों मैंने आपको पढ़ाया था। आपको दिखाना है कि ये सर्वांग सम है या फिर नहीं। सर्वांग समता के कितने नियम थे वो सभी मैंने आपको बताए थे। देखिए अगर इन दोनों को देखा जाए तो जो AB है वो PQ के बराबर है, PR के बराबर है। तो AB बराबर है किसके? PR के। और BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के। और AC बराबर है RQ के, AC बराबर है RQ के या QR के। तो देखिए इसमें भी भुजा बराबर, दूसरी भुजा बराबर और तीसरी भुजा बराबर।
तो आप सभी ने क्या पढ़ा? भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। अगर तीनों भुजाएं आपस में समान बराबर हैं तो ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो हम लोग ऐसे नीचे लिखते कि ABC सर्वांगसम है PQR के। परीक्षण हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक 5x2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितना लीटर पानी भरा हुआ है। हौज मतलब कोई गड्ढा है या कोई सीमेंटेड बाउल है जिसमें कुछ पानी भरा है और उसका आयतन दिया गया है या फिर आयताकार है और हमें बता दिया गया है कि उसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी और ऊंचाई इतनी है। तो हमें ये बताना है कि उस हौज में कितना लीटर पानी है। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया है। क्वेश्चन इस प्रकार, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो हमें इसका क्या ज्ञात करना होगा? सबसे पहले आयतन ज्ञात करना होगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी? तो 1000 लीटर पानी होता है। इतना क्लियर है? तो बस इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले निकालेंगे इसका आयतन। तो आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता। तो 5 गुणे 2 गुणे 1.5, 10 और 15 गुणे 10, यानी ये आ जाता 15 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब चूंकि आपको पता है कितना होता है? 1000 लीटर। तो 15 गुणे मीटर क्यूब की जगह पे 1000 लीटर आ जाता और इसका हम गुणा कर देते तो कितना आ जाता? 15,000 लीटर पानी इसमें आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर और पेपर यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है इनमें से अधिकतर प्रश्न आपको आते रहे होंगे, आपका पेपर अच्छा गया होगा। निश्चित इस बार के पेपर में 25 में से 25 नंबर अधिकतर बच्चों के देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपके आगामी रिजल्ट को बेस्ट ऑफ लक देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारियों में लगेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सभी जानकारी और उन कोर्सों और इन विषयों की पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।